अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये पास्ट पेपर जो अभी 2024-25 में हुआ है प्री बोर्ड का फ़िज़िक्स का पेपर 2 है। इसमें 25 नंबर के सवाल आते हैं जिसमें से 13 नंबर के CRQ और 12 नंबर के ERQ होते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो ये फ़िज़िक्स का पेपर है, क्लास 9th है, पेपर 2 है और इसके 25 नंबर थे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है उसका वो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में है। उसने देखें साइंटिफिक नोटेशन जो दी हुई है इसमें 10 की पावर -6 दी हुई है और ये 10 की पावर -8 दी हुई है। ठीक है, तो जब तक ये पावर्स बराबर ना हों हम इनको माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, या तो इसको भी -6 बना लें 10 की पावर, या इसको 10 की पावर -8 बना लें। अब हम करते ये हैं कि इसको 10 की पावर -8 बनाना ज़्यादा आसान है। तो ऐसे करते हैं कि ये जो पॉइंट यहाँ पे है 0.03, इसको हम लेफ़्ट से राइट की तरफ 2 दफ़ा मूव करवा लेते हैं। 1 2, जब 2 दफ़ा मूव करवाएंगे तो यहाँ पे 10 की पावर -2 आ जाएगी। ठीक है जी, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -2 और 10 की पावर -6 वैसे लिख देंगे, और ये भी वैसे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -8। अब ये दोनों की पावर मिलके तो 10 की पावर -8 हो जाएगी, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -8 -2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -8। अब दोनों की पावर बराबर होगी, इन दोनों की पावर्स को कॉमन ले लें तो 3 - 2 10 की पावर -8 आपके पास कॉमन आ जाएगा। बाहर किलोमीटर लिखते हैं क्योंकि इसका यूनिट किलोमीटर चल रहा है। तो 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आ जाता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -8 किलोमीटर इसका जवाब आ जाएगा। तो इसके 2 मार्क्स थे। ठीक है, एक तो पावर को बराबर करने का नंबर हो जाएगा और एक जो सा सवाल का जवाब निकालने का नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको करना था कि इनकी पावर्स बराबर करके तो फिर उसके बाद इनको कॉमन लेके पावर्स को फिर उसके बाद माइनस करके इसका जवाब निकाल देना था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल जो सा है चौथे चैप्टर में से है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का न्यूमेरिकल है ये एक मीटर रॉड है जो कि 1 मीटर का है। 1 मीटर का मतलब ये हुआ, और ये यूनिफॉर्म लिखा हुआ है उसने, यूनिफॉर्म मीटर रॉड है। यूनिफॉर्म मीटर रॉड का मतलब होता है कि ये 50 के ऊपर बैलेंस हो जाता है, 50 सेंटीमीटर, यानी कि आधा इधर होते हैं 50, आधे इधर होते हैं 50 सेंटीमीटर। तो वो कहता ये है कि यूनिफॉर्म रॉड इज़ बैलेंस्ड बाय अ 4 न्यूटन वेट एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे हमने 4 न्यूटन का वेट हैंग किया हुआ है, जैसे मैंने इसको W1 कह दिया। ये सवाल में नहीं था मौजूद, मैंने इसको W1 कह दिया खुद। और ये पाइवट जो सा है ये यहाँ से लेकर इस मेयर तक 10 सेंटीमीटर है, इसलिए इसको D1 कह लिया, क्योंकि ये W1 का है इसको, इसलिए इसको D1 कह दिया, डिस्टेंस 1। और जहाँ पे ये सेंटर में 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर पाइवट तक का फासला जो सा है वो 50 में से अगर 10 माइनस कर दें तो 40 रह जाता है, तो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, इसको मैंने D कह लिया, ये W है आपका। तो वो निकालने को कहता है व्हाट इज़ द वेट W ऑफ द मीटर रूल। मीटर रूल का हमने वेट निकालना है जो कि यहाँ पे सेंटर पे बैलेंस हो रहा होगा, यानी कि अगर आप ये वेट हैंग ना करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पाइवट रख के इसको बैलेंस करें तो इस पूरे जो मीटर रॉड का वेट है ना वो इस एक पॉइंट के ऊपर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सा वेट सारे का सारा इसका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, इसको हमने निकालना है कि कितना होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पता है कि टार्क का फार्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाई डी। ये टार्क का फार्मूला F मल्टीप्लाई बाई डी शुरू में लिखने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये एक टार्क अमल कर रहा है और दूसरा टार्क जो सा ये अमल कर रहा है। दोनों टार्क जो से हैं आपस में बराबर कर देंगे हम, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो ये है और क्लॉकवाइज मूवमेंट जो ये है, यानी एंटी क्लॉकवाइज टार्क और क्लॉकवाइज टार्क ये दोनों आपस में बराबर होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के लिहाज से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हम लिखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट होता है। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो सा है वो ये है जो कि घड़ी के उल्ट चलता है, 4 न्यूटन। ये नीचे इधर को आएगा और ये वेट इधर को आएगा, तो बैलेंस होगा ये। तो W1 मल्टीप्लाई बाई D1 हो जाएगा, टार्क का फार्मूला जिस तरह है, F की जगह पे W1 आ गया और D1 जो सा उसकी जगह पे D की जगह पे D1 आ जाएगा। तो ये एक टार्क हो गया जो कि W1 मल्टीप्लाई बाई D1 लिख दिया, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगी। W के साथ यहाँ से लेकर पाइवट तक का जो फासला होगा ये हम लेंगे जो कि 40 सेंटीमीटर है, 0 जो D लिख देंगे। अब इसको हमने मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, लेकिन हम अगर इसको नहीं भी चेंज करते ना फिर भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर ये 2 नंबर का सवाल ना होता बल्कि 4 नंबर का सवाल होता फिर हमें ज़रूर चेंज करना चाहिए था, लेकिन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए इसको ना भी चेंज करें तो फिर भी जवाब सही आ जाएगा। 100 पे डिवाइड कर दिया 0.4 मीटर आ गया, ये भी 100 पे डिवाइड कर दिया 0.1 मीटर आ गया। तो आपने 4 न्यूटन लिख दिया W1 की जगह पे और D1 की जगह पे 0.1 लिख दिया। W हमने निकालना है और D हमारे पास जो है 0.4 है।
0.4 को उठा के इसके नीचे ले आए क्योंकि W निकालना है हमने, उसके साथ 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों का पॉइंट ख़त्म कर दें, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे नीचे 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे ऊपर 10 आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो 1/4 आ जाएगा। 4 से कट जाएगा तो 1 न्यूटन आपके पास वेट आ जाता है, जो कि इस जो मीटर रॉड है उसका वेट है। 1 न्यूटन का आपके पास मीटर रॉड है, ठीक है जी। तो ये डी निकालने का मैंने तरीका लिखा था यहाँ पे कि 50 सेंटीमीटर में से 10 सेंटीमीटर माइनस कर दें तो ये 40 मीटर सेंटीमीटर का फासला आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हमने दूसरा करना था। उसके बाद दूसरे सवाल के बी पार्ट पे आ जाएं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पाइवट ऑन द मोमेंट ऑफ कपल। अब यहाँ पे देखें ये जो पाइवट है कहता है कि अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, इधर ले आते हैं या कहीं भी ले जाते हैं, तो कहता है कि मोमेंट ऑफ कपल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो जो ये वाला फासला होगा और ये वाला फासला होगा ये दोनों बराबर ले लेंगे। अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाला फासला और ये वाला फासला बराबर ले लेंगे, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट में इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, सो व्हेन वी चेंज द पोजीशन ऑफ द पाइवट देन देयर इज़ नो इफेक्ट। ठीक है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एज कपल इज प्रोड्यूस बाय टू टास्क सो नो इफेक्ट अकर्ड बाय चेंजिंग पाइवट, यानी कि पाइवट अगर चेंज कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, यानी इसमें सिर्फ छोटी सी एक रीज़न बतानी थी कि कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कहता है कि 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं जिनके मैसेज M1 M2 एंड M2 है, तो ये आपका सवाल जो है ये 5वें चैप्टर में से लिया गया, ग्रेविटेशन में से, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। 2 आइडेंटिकल बॉल का मतलब एक जैसे बॉल हैं जिनका मैस M1 M2 है, जबकि M1 M2 बराबर है। आइडेंटिकल का मतलब ही बराबर होता है, एक जैसे होंगे, M1 M2 के बराबर आ जाएगा। आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ R, अब इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो R है। कहता है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉल्स इज़ डबल्ड, अगर ये जो सा डिस्टेंस R है इसको डबल कर दिया यानी 2R कर दिया जाए, देन डिराइव एन इक्वेशन टू प्रूव दैट द ग्रेविटेशन फोर्स F बिटवीन देम विल बी डिक्रीज्ड 1/4 टाइम ऑफ द इनिशियल फोर्स। जो सी फोर्स लग रही है उस अगर फासला हम डबल कर देते हैं तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी, 1/4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले हम फार्मूला लिखेंगे, F इज इक्वल GM1 M2 ओवर R स्क्वायर। D स्क्वायर भी आ सकता है लेकिन यहाँ पे उसने R लिया है इसलिए हम यहाँ पे R स्क्वायर लेंगे। 1 नंबर इस फार्मूले के लिखने का था और 1 नंबर इसको ये प्रूव करने का था, ये 4 टाइम रिड्यूस होता है। अब करना ये आपने कि डिस्टेंस इज़ डबल, यानी डिस्टेंस को डबल कर दें तो R जो है वो 2R बन जाएगा। सो F डैश यानी नई फोर्स हम बना रहे हैं, अब GM1 M2 वैसे ही आ जाएगा लेकिन R स्क्वायर की जगह पे 2R होल का स्क्वायर हो जाएगा। ये सिर्फ 2R स्क्वायर नहीं लिखना बल्कि 2R होल का स्क्वायर लिखना, ये ज़रूरी है। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और R स्क्वायर वैसे आ जाएगा। इसमें से 1/4 बाहर निकाल लें तो GM1 M1 M2 ओवर R स्क्वायर अलग कर दें, तो ये वही फोर्स है GM1 M2 ओवर R स्क्वायर जो हमने यहाँ पे लेट की थी, यानी कि जो हमने ली थी, जो हमारे पास पहले से मौजूद थी, उसको हमने यहाँ पे F लिख दिया। तो जो नई फोर्स आई है F डैश, वो देखें जो फोर्स है उससे 4 गुना कम है, तो यही हमने प्रूव करना था कि वो 4 टाइम रिड्यूस हो जाती है। तो फोर्स रिड्यूसिस 4 टाइम्स, फोर्स 4 टाइम रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से ये सवाल करना था। चौथे सवाल में देखें, चौथे सवाल में कहता है ए हॉट 1 किलोग्राम चंक ऑफ कॉपर इज़ अलाउड टू कूल टू 100 डिग्री C। यानी कि चंक ऑफ कॉपर का मतलब है कि कॉपर का कोई टुकड़ा है या कोई छोटी सी चीज़ है जो 1 किलोग्राम की है और वो गर्म है और उसको 100 डिग्री C तक ठंडा होने के लिए अलाउ किया जाता है, यानी उसको आसानी मुहैया की जाती है कि 100 डिग्री C पे आ जाए। इफ़ द कॉपर गेव ऑफ 231 किलो जूल ऑफ एनर्जी, अगर उसको कॉपर को 231 किलो जूल ऑफ एनर्जी दी जाए, व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कॉपर, जो आपका पहला टेम्परेचर था ना वो हमने निकालना है, जबकि ये दूसरा टेम्परेचर है जहाँ तक उसको जो सा है ठंडा होने के लिए चांस दिया गया था। द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज़ 385 जूल पर किलोग्राम डिग्री C। तो ये आपको स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दी हुई है कॉपर की। अब हमें क्या क्या कुछ दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है 1 किलोग्राम, इसके बाद ये T2 दिया हुआ है यानी कि बाद का टेम्परेचर जिसमें वो ठंडा हुआ है, T2 दिया हुआ 100 डिग्री C, और ये डेल्टा Q दिया हुआ है 231 किलो जूल डेल्टा Q, और इसको किलो को जब हम जूल में लेके आएंगे तो 3 जीरो लग जाएंगे साथ, तो 231,000 जूल हो जाएगा। T1 हमने निकालना है जो इनिशियल टेम्परेचर था, और C यानी कि जो सा स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर है वो हमें दी हुई है 385 जूल पर किलोग्राम डिग्री C। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब ये जो फार्मूला लिया है ये 8वें चैप्टर में से लिया हुआ है, ठीक है जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में से। तो डेल्टा Q जो सा है वो वैसे लिखते हैं, MC वैसे लिखते हैं, डेल्टा T को T1 माइनस T2 लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा Q की वैल्यू लगाई, M की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 385 है, T1 हमने निकालना है, T2 की वैल्यू 100 है, ठीक है जी। अब आप क्या करते हैं, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 से तो वही जवाब आ जाता है 385 ही, 385 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। जब आप इनको डिवाइड करते हैं 231,000 को 385 पे तो इसका जवाब 600 आता है।
ये वैसे लिखते हैं T1 माइनस 100 को माइनस में दूसरी तरफ उठा के लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 700 डिग्री सी जो है ना इनिशियल टेम्परेचर होगा, जिससे वो रिड्यूस होकर टेम्परेचर जो T2 आया है हमारे पास वो 100 डिग्री सी था, उसको अलाउ किया कि 100 डिग्री सी तक ठंडा हो जाए। तो इस तरीके से ये सवाल करना था, ये 3 नंबर का सवाल था। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ हीट इन द कंडक्टर। अब देखिए 9वें चैप्टर में से सवाल लिया गया, ठीक है जी। 9वें चैप्टर में एक ही फार्मूला था, मैंने बार बार कहा था कि एक ही फार्मूला है, उसी के न्यूमेरिकल हैं, उसी के एग्जाम्पल अच्छे तरीके से कर लें वो आ जाएगा। तो 3 नंबर का सवाल उसका आया हुआ। कहता है उसके फैक्टर बताएं जो कि कंडक्टर के ऊपर अफेक्ट करते हैं जब हीट गुजरती है, यानी कि ये कंडक्शन जो सा है ना प्रोसेस, उसका जो सा फार्मूला था उसको प्रूव करना था। 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फ्लो ऑफ हीट इन द कंडक्टर पे। एक होता है कि Q/T जो सा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी कि लेंथ इंक्रीज़ होगी तो फ्लो ऑफ हीट डिक्रीज़ होगी। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी हीट को टाइम लगेगा उधर से उधर जाने में, यानी कि हीट जो सी है वो जाते जाते कम होती जाएगी। दूसरा फैक्टर होता है इसका Q/T प्रोपोर्शनल टू ए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज़ होगा तो फ्लो ऑफ हीट भी इंक्रीज़ होगी, और डिक्रीज़ होगा तो डिक्रीज़ होगी। तीसरा फैक्टर होता है Q/T प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ठीक है जी। अगर एक हिस्सा बहुत ठंडा है और एक हिस्सा बहुत गर्म है तो तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र होगी। इन तीनों फैक्टर्स को इकट्ठा कर लें, Q/T प्रोपोर्शनल टू A T1 माइनस T2 ओवर L आ जाएगा, और प्रोपोर्शनलिटी से हम ख़त्म कर दें तो K आ जाएगा जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो Q/T इज इक्वल टू KA डेल्टा T ओवर L, ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा। तो 3 फैक्टर लिखने के 3 नंबर थे। इस तरीके से इस सवाल को हमने करना था, इंतहाई सादा और सिंपल सवाल था, सिर्फ आपने फैक्टर्स बताने थे इसके। अब हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा था, वो ये था क्वेश्चन नंबर 6 कि एक बस है इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ड्राइवर ऑफ द बस सी अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द बस। कहता है कि ड्राइवर देखता है कि जो चलने वाले राह चलने वाले हैं, पैदल चलने वाले हैं, वो रोड क्रॉस कर रहे हैं जो कि 60 मीटर दूर है बस से। ही अप्लाइड द ब्रेक्स, वो ब्रेक्स अप्लाई करता है, एंड रिड्यूस द स्पीड विद रिटार्डेशन ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, और जो सा उसका रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा वो 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एंड टेक्स 20 सेकंड टू स्टॉप द बस, और उसको 20 सेकंड लगते हैं बस को स्टॉप करने में। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है बस की। एंड आल्सो डिसाइड द फेट ऑफ द पेडिस्ट्रियन, यानी कि बताएं कि क्या जो राह चलने वाले लोग थे या पेडिस्ट्रियन थे, जो लोग पैदल क्रॉस कर रहे थे रोड को, वो बच गए हैं, उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए हैं कि नहीं बचे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा कि पेडिस्ट्रियन जो से हैं यानी लोगों से कितना डिस्टेंस रह गया था बस रुकते हुए, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले देखें उसने S1 जो हमें दिया हुआ है वो 60 मीटर दिया हुआ है। VF जब ब्रेक लग जाती है तो ज़ीरो हो जाती है, जब चीज़ बस चलना शुरू करती है रेस्ट से तो VI ज़ीरो होती है, लेकिन जब ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो VF ज़ीरो हो जाएगी। VI हमने निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी, T जो हमें दिया हुआ है 20 सेकंड दिया हुआ है, एक्सेलरेशन यानी डीसेलरेशन 25 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसको माइनस में लिख लें क्योंकि ये नेगेटिव है एक्सेलरेशन, इसलिए -25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करना होता है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, इसलिए इसको 100 से डिवाइड कर दिया 25 को, ठीक है जी। तो 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये लगाएंगे यहाँ पे। VF की जगह पे 0 लगा दिया, VI हमने निकालना है, एक्सेलरेशन की जगह पे -0.25 आ गया और T की जगह पे 20 आ गया, तो ये -5 आ जाएगा, माइनस और प्लस मिलकर -5 आ जाएगा। इस -5 को उठा के दूसरी तरफ ले गए, प्लस में हो जाएगा, तो VI हमारे पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाल ली 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, हमने डिस्टेंस निकालना है, अब हमें डिस्टेंस निकालना है, इसलिए हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। S2 इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर। VI यहाँ पे हमने 5 निकाला है, T हमारे पास 20 है, 1/2 वैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन हमारे पास -0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो हमने लगा दिया, और T का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 100 आ जाएगा, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये जब करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, 400, इससे कटिंग करके तो 200 आ जाएगा, 200 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, और ये माइनस प्लस के साथ मिलके माइनस हो जाएगा। 100 में से 50 माइनस करें तो 50 मीटर हमारे पास S2 आ जाता है। अब देखें उसने जब ब्रेक लगाई तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 50 मीटर जो सा कवर किया है, लेकिन जो पेडिस्ट्रियन थे यानी लोग थे वो 60 मीटर दूर थे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अप्लाई ब्रेक्स
सो व्हेन अप्लाई ब्रेक्स देन द बस इज स्टॉप बिफोर 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर पहले रुक गई है। 60 में से 50 माइनस कर दें तो 10 मीटर आती है। सो नो एक्सीडेंट अकर्ड और नो इंजरी हैपन, यानी कि कोई एक्सीडेंट वाक़या नहीं हुआ और कोई इंजरी जो सी नहीं हुई। तो लोगों की किस्मत अच्छी थी कि बस जो सी है वो पहले रुक गई है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ए पार्ट करना था। अब हम आते हैं बी पार्ट पे, जो कि और था। और ये क्वेश्चन जो सा था मैंने 12 क्लास में कहा था, और उन्हें कहा था कि ये क्वेश्चन कभी पहले पेपर में नहीं आया, लेकिन इस्तीफ़ा आने के चांसेस हैं, इसलिए अच्छे तरीके से इसको कर लें। तो अगर तो आपने की अच्छे तरीके से कर लिया तो आपने ये क्वेश्चन चूज़ कर लिया होना और इसके पूरे 6 नंबर ले लिए होने हैं। अब चलते हैं, कहते ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडीज़, यानी दोनों बॉडीज जो हैं वर्टिकली ऊपर से नीचे मूव कर रही हैं, नीचे से ऊपर मूव कर रही हैं, कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, एक धागे से बंधी हुई हैं, पासिस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, और फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रही हैं जी। ये आपका बी पार्ट है। ये पिक्चर बनानी थी आपने। पुली के ऊपर से एक धागा गुजर रहा है, एक तरफ M1 हैंग हो रहा है, एक तरफ M2 हैंग हो रहा है। M1 बड़ा है, M2 कुछ छोटा है, इसलिए M1 नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और W1 नीचे की तरफ होगा, W2 भी नीचे की तरफ होगा। इसको बैलेंस करने के लिए टेंशन दोनों की ऊपर की तरफ होगी। जो नीचे आ रहा होगा ऑब्जेक्ट उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, और जो ऊपर जा रहा होगा ऑब्जेक्ट उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। इसको ऑब्जेक्ट ए कह दिया, इसको ऑब्जेक्ट बी कह दिया। ऑब्जेक्ट ए के ऊपर इक्वेशन जो सी बनती है वो कैसे बनानी है, ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब W1 बड़ा होगा, T छोटा होगा, इसलिए नीचे जा रहा है, इसलिए W1 पहले लिख दिया, माइनस क्योंकि ये इसके अगेंस्ट है टेंशन, इसलिए माइनस T लिख दी, इज इक्वल टू F1, यानी इसके ऊपर फोर्स लग रही है जिसकी वजह से नीचे आ रहा है। W1 की जगह पे M1G लगा दिया माइनस T, F1 की जगह पे M1A लगा दिया। T माइनस में उसको उठा के इधर ले आए प्लस में हो जाएगा, M1A प्लस में इधर आके भी ये माइनस में हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, जिसमें टेंशन एक तरफ हमने कर ली। अब हम चलते हैं जी ऑब्जेक्ट बी के ऊपर। ऑब्जेक्ट बी जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब टेंशन ज़्यादा होगी और वेट W2 छोटा होगा, कम होगा, ठीक है जी। इसलिए हम क्या करेंगे, T को पहले लिखेंगे, माइनस W2 को बाद में लिखेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इज इक्वल टू F2, यानी जो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। T माइनस M2G हो जाएगा W2 का फार्मूला, F2 जो सा M2A हो जाएगा। M2A जो सा इसको वैसे ही रहने दें, ये M2G को उठा के माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। ये 3 इक्वेशन होगी, ये 4 इक्वेशन होगी। अगर ये आपने 1 2 3 4 ये 4 इक्वेशन बना ली हैं, फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इसको सॉल्व करना। अब आप क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन के लिए, फॉर एक्सेलरेशन कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 4। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये 2 इक्वेशन और 4 इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके T और T दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये साइड दोनों की बराबर हो तो दूसरी साइड भी आपस में बराबर हो जाती है, या इसको कंपेयर कर सकते हैं हम। तो हमने कंपेयर कर दिया 2 और 4 को, तो T ख़त्म हो जाएगा, M1G माइनस M1A इज इक्वल टू M2G प्लस M2A हो जाएगा, ठीक है। M1G की M2G की वैल्यू एक तरफ कर ली हमने, यानी M2G उठा के इधर ले आए माइनस में हो जाएगा, M1A को उठा के इधर ले आए तो ये प्लस में हो जाएगा। इसमें से G कॉमन ले लिया, इसमें से A कॉमन ले लिया, ठीक है जी। अब जो हमने एक्सेलरेशन निकालना है, इसलिए एक्सेलरेशन के साथ जो ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इसको उठा के इधर आके डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा M1 माइनस M2 इंटू G और M1 प्लस M2। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हमने जब हमने निकालना है T की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 3 है, इसमें दोनों तरफ M1A M2A है, इन दोनों तरफ A मौजूद है, तो ये इक्वेशन 1 जो सी है इसको इक्वेशन नंबर 2 पे 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो लिख दिया फॉर टेंशन डिवाइड इक्वेशन 1 ऑन इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A को डिवाइड करेंगे थर्ड इक्वेशन पे, यानी T माइनस M2G M2A पे, तो A से कट जाएगा आपस में एक्सेलरेशन, हमारे पास ये सिचुएशन रह जाएगी। अब देखें यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है। अब इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली रकम को इस तरह से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि दरम्यान में इक्वल है। तो M2 जो सा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, M1 जो सा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये M1 M2G हो गया, ये माइनस M2T हो गया, इज इक्वल टू M1T हो गया माइनस M1 M2G हो गया। अब आपने क्या करना है, जो M1 M2G है इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाए, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, और M2T जो सा वो इधर आके माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों एक जैसी रकमें हैं, इसलिए इसके शुरू में जो 1 और 1 की जो कोएफिशिएंट है वो दोनों मिलकर 2M1G M2G हो जाएंगे। इसमें से M1 M2 जो सा है अंदर रह जाएंगे और T कॉमन आ जाएगा। अब टेंशन के साथ देखें M1 प्लस M2 की वैल्यू है कि इधर मल्टीप्लाई और ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 2 M1 M2G ओवर M1 प्लस M2, ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमने ये पिक्चर बना के 4 इक्वेशन पहले बनानी है। इन चारों इक्वेशन को यूज़ करते हुए पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली, 2 इक्वेशन यूज़ की, बाकी 2 इक्वेशन यूज़ करके हमने टेंशन की वैल्यू निकाली। तो इस तरीके से ये हमने बी पार्ट करना था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें वो ए पार्ट में कहता है कि कंसेप्चुलाइज वाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 100%, कि कोई सिस्टम जो सा है हमारी दुनिया में पाया जाता है वो उसकी एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं होती, यानी जितनी उसको इनपुट दी जाती है
उतनी आउटपुट हमें हासिल क्यों नहीं होती। 1 नंबर का ये सवाल था। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में कहता है साइकिलिस्ट डज 12 जूल ऑफ यूज़फुल वर्क। एक साइकिलिस्ट है, वो 12 जूल ऑफ यूज़फुल वर्क करता है वाइल पेडलिंग हिज बाइक फॉर एवरी 100 जूल्स ऑफ फूड एनर्जी। वो 100 जूल की फूड जो सी है एनर्जी यूज़ करता है, लेकिन जो हमें यूज़फुल वर्क हासिल होता है वो सिर्फ 12 जूल हासिल होता है। विच ही टेक्स वट इज़ हिज एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है जी, ये 2 मार्क का क्वेश्चन था। और तीसरा सवाल ये था स्टेट 3 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैस एनर्जी इक्वेशन। तो ये मैस एनर्जी इक्वेशन भी आपको छठे चैप्टर में करवाई थी, E = mc²। उसके 3 बेसिक कंसेप्ट्स लिखने थे। तो पहले हम पहला पार्ट करते हैं। ठीक है जी, वो देखें क्या है। कहता है जी कि इफ़ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एनी मशीन इज़ इक्वल दैन द मशीन इज़ आइडियल, मीन नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड इज़ इन परसेंटेज दिस टाइप ऑफ मशीन इज़ 100% एफिशिएंट। यानी कि जितना आप उसको इनपुट देते हैं अगर उतनी ही आउटपुट आपको हासिल हो जाती है तो इसका मतलब वो आइडियल मशीन है। और आइडियल का मतलब मशीन का मतलब कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, बल्कि जितनी आपको एनर्जी दी थी उतनी ही दूसरी तरफ एनर्जी हासिल हो गई है या वर्क हासिल हो गया। और परसेंटेज में उसका मतलब 100% होगा। लेकिन अगर रियल लाइफ में हम देखें इस चीज़ को, बट इन रियल लाइफ सम एनर्जी इज़ लॉस्ट एंड अनवांटेड एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड ड्यू टू फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस और हीट। इनकी वजह से, हीट की वजह से, लॉस की वजह से, या एयर रेजिस्टेंस की वजह से, या फ्रिक्शन की वजह से ये एनर्जी लॉस हो जाती है, जो अनवांटेड एनर्जी बन जाती है। सो 100% एफिशिएंसी इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पार्ट में। फूड एनर्जी जो हमें दी गई है, जो वो यूज़ करता है, वो इनपुट है, वो 100 जूल है। और जो यूज़फुल वर्क होता है यानी बाइक साइकिल चलता है जिसकी वजह से आउटपुट जिसे कहेंगे हम, वो 12 जूल है। और एफिशिएंसी हमने निकालनी है। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट। ठीक है जी, तो आउटपुट हमेशा ऊपर आती है, इनपुट हमेशा नीचे आती है। याद रखना है कि छोटी वैल्यू ऊपर आएगी, बड़ी वैल्यू नीचे आएगी। 12 जूल ओवर 100 जूल कर लेंगे। इसको आप डिवाइड करें तो 0.12 आ जाएगा। इसका यूनिट से कट जाएगा जूल जूल से, इसलिए इसका यूनिट नहीं होता क्योंकि ये एक रेशो है। और अगर परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने को कहता तो 0.12 जो आपका जवाब है इसको 100 से आपने मल्टीप्लाई कर देना था 100% से। ठीक है जी, तो ये आपके पास 12% जो है एफिशिएंसी आ जाती है, 12%। ठीक है जी। अब E = mc² जो सी इक्वेशन है, जो कि फार्मूला है इसका आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन का, उसके 3 पॉइंट लिखने थे। एक तो ये कि मैस इज़ कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक तो इसका ये पॉइंट हो जाएगा कि मैस जो सा है वो इसका कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है जी, मैस जो सा है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरा ये कि मैस एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेड इन दिस इक्वेशन। मैस जो सा है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है अगर उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्केल से मूव करवा दें। तो दूसरा पॉइंट ये होगा कि मैस और एनर्जी इंटर कन्वर्टेड है इन दिस इक्वेशन। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। स्मॉल अमाउंट ऑफ मैस लेंगे हम, छोटा सा मैस लेंगे, उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्केयर से जब मूव करवा देंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें हासिल होगी। और आखिरी पॉइंट ये है कि C इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट। C जो सा है यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से इसके ये 3 पॉइंट जो से थे वो लिखने थे आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन के। ठीक है जी, अब इसके बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में वो कहता है कि डिस्क्राइब द 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा इन एनी 6 पॉइंट्स। यानी कि जो मैंने आपको 4 स्टेट ऑफ मैटर करवाई थी, पहली स्टेट थी सॉलिड, दूसरी थी लिक्विड, तीसरी थी गैस, और चौथी बताई थी कि गैस को अगर इलेक्ट्रिसिटी या जो हीट प्रोवाइड की जाए तो वो उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वो आयनिक स्टेट में आ जाती है, तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। इसको हमने 6 पॉइंट्स में बताना था। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसके 6 पॉइंट्स देखते हैं। इट इज़ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, तो ये आपने याद रखना है कि ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर होती है, एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद प्लाज्मा एग्जिस्ट इन नियॉन एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स व्हेन दे ग्लो। प्लाज्मा जो सा है नियॉन गैस जो होती है या फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर मौजूद होती है जब वो ग्लो करती हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन प्लाज्मा फॉर्म। तकरीबन 99-98% जो है ना, तकरीबन वो यूनिवर्स जो सी आपकी प्लाज्मा पे मुश्तमिल है। लेकिन हम इसको परसेंटेज में ना लिखें तो बेहतर है, इसलिए ये लिखते हैं कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन प्लाज्मा फॉर्म। चौथा पॉइंट इसका हो जाएगा कि प्लाज्मा इज़ हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि ये बहुत अच्छी कंडक्टर है। स्टेट ऑफ मैटर यानी मैटर की जो सी कंडक्टिविटी है उसमें सबसे ये हाईली कंडक्टिंग है। इट अलोज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ये जो सा इलेक्ट्रिक करंट होता है इसको पास अपने अंदर से पास करने की जो सा है अलो करती है, यानी बहुत अच्छी कंडक्टर होती है। सन एंड स्टार्स एग्जिस्ट इन आयनिक स्टेट प्लाज्मा। सन और स्टार्स जो से जिनको खुद एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी खुद अपनी लाइट होती है, उनके अंदर आयनिक स्टेट जो सी प्लाज्मा एग्जिस्ट करती है। उसके बाद प्लाज्मा इज़ फॉर्म्ड इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स। प्लाज्मा जो सी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में भी पाई जाती है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू दीज ट्यूब्स, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इसके अंदर से तो उसमें जो
फॉर्म बनती है उसकी, वो प्लाज्मा बनता है, यानी कि आयनिक स्टेट उसकी बन जाएगी मैटर की। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये 6 पॉइंट थे, इन 6 पॉइंट्स को लिखने के 6 नंबर थे। कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था, अगर आप थोड़ी कंसंट्रेशन करते तो आपने ये बड़े आराम से कर लेना था। ठीक है, क्योंकि पहला सवाल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन ये सवाल ज़्यादा आसान था, इसको आपने आसानी से कर लेना था। तो ये इस तरीके से मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का करवा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पेपर 2 जो सा है क्लास 9th का प्री बोर्ड पेपर जो हुआ था, ये आपको समझ आ गया होगा 2024-25 में जो हुआ है। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि जब आपके फाइनल पेपर होने हैं तो हो सकता है कि इन सवालों में से भी कुछ सवाल आपको आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी भला हो, और ख़ुद भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दूसरों को भी बहुत ख्याल रखिएगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।